जय हिंद दोस्तों। आज जिस चैप्टर की बात करने वाला हूं दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के पर्पस से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इसमें दोस्तों इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भरमार लेकर के आया हूं दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी मैं पूरी गारंटी अभी से ही ले सकता हूं कि जो मैं इस वीडियो में क्वेश्चन बताऊंगा इस चैप्टर का, वो पक्का बोर्ड एग्जाम में आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा। बोर्ड एग्जाम के बाद आ करके आप जितना चाहो उतना क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन भरोसा करके वीडियो को पूरा अंत तक देखो। भरोसा नहीं टूटने दूंगा। आपको इतना इजी ढंग से समझाऊंगा कि आपका ये चैप्टर क्लियर भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अलग से भटकना नहीं पड़ेगा इस 11 चैप्टर के लिए दोस्तों। ठीक है, तो बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहां पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बीच का कोड ज्ञात करने वाला। देखिए मैं हर वैरायटी भी बताते जाऊंगा। ठीक है, एक वैरायटी इस चैप्टर का है बीच का कोड ज्ञात करने वाला। कोड ज्ञात करने वाला दो तरह का सवाल पूछा जाता है। एक सदिश समीकरण दे करके बीच का कोड ज्ञात करने के लिए बोल सकता है, या फिर कार्तीय रूप दे करके, कार्तीय समीकरण के रूप में दे करके बीच का कोड ज्ञात करने के लिए दे सकता है। दो तरीके हैं सवाल के। ठीक है, या तो ए आएगा या तो ओ आ जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है, दोनों तरीका बताता हूं एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले आप जान लीजिए, कभी भी आपको सदिश समीकरण में इस तरह से लिखा हो, आर वेक्टर करके यहाँ पे कुछ इस तरह से सदिश दिया हो, फिर प्लस करके लैम्डा लिखा हो, और फिर ब्रैकेट में कुछ दिया हो सदिश, फिर आर नीचे लिखा हो इस तरह से, फिर कुछ सदिश दिया हो, फिर म्यू लिख करके फिर से कुछ सदिश दे दिया हो, तो इसका मतलब क्या है समझिए। कभी भी आपको आर इस तरह से, कभी भी आपको इस तरह से आर वेक्टर दिया हो, तो उसके इधर वाला जो सदिश होता है वो ए वेक्टर कहलाता है। ठीक है, और लेमडा के बाद वाला जो सदिश होगा ब्रैकेट में, वो आपका बी वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बी वेक्टर। ठीक है, उसी तरह नीचे वाला जो आर वेक्टर होगा, इधर वाला ए वेक्टर कहलाएगा, और म्यू के इधर वाला जो होगा वो बी वेक्टर कहलाएगा, जो ब्रैकेट में होगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए, दो ठो हो गए, इसलिए ए को ए, अब यहाँ पे दो लोग हो गए, यहाँ पे दो सदिश हो गया, इसलिए पहले वाले को A1 कह लेंगे, इसको A2 कह लेंगे, इसको B1 कह लेंगे, इसको B2 कह लेंगे। इसका मतलब साफ साफ हो गया कि लैम्डा के इधर वाला जितना सदिश है वो A1 का वैल्यू है, म्यू के इधर वाला जितना जो सदिश है वो A2 का वैल्यू हो गया, इधर वाला B1 का वैल्यू हो गया ब्रैकेट वाला, और ए वाला हो गया B2 का वैल्यू। तो जानकारी के लिए बता दो, सदिश रूप में जब भी आपको सवाल दिया हो तो आपको A1 A2 की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि सदिश रूप का जो समीकरण होता है बीच के कोड का, वो B1 और B2 पे बनता है। वो फार्मूला किस पे बनता है? B1 और B2 पे। अब वो फार्मूला क्या है मैं आपको दिखाता हूं, उससे पहले आप जान लीजिए कि हमें इसके बीच का कोड निकालने के लिए हमें B1 और B2 चाहिए। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता चल ही चुका है कि B1 और B2 क्या होता है। लैम्डा के इधर वाला B1 होता है, यानी B1 वेक्टर आपको दिया हुआ है दोस्तों आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। उसी तरह B2 वेक्टर जो दिया है दोस्तों, आपको क्या दिया है? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है? बीच का कोड ज्ञात करना है। तो बीच का कोड ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है आपका कॉस थीटा बराबर मॉड में B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर मॉड बटे के नीचे B1 का मॉड यानी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण इनटू B2 वेक्टर का मॉड। अब इसे हल करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो बीच का कोड हो जाएगा। ठीक है, अब कहोगे B1 और B2 का जो डॉट निकाल रहे हैं सर, उसमें मॉड क्यों लगा दिया गया है? उसमें तो मॉड नहीं रहता है ना, इसलिए मॉड लगाया गया है ताकि हमारा आंसर अगर नेगेटिव में आए तो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि हमारा थीटा यहाँ पे पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए बात को। अब यहाँ वैल्यू सिंपल सा पुटअप कर देते हैं हम लोग, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो हमारे पास क्या दिया है? कॉस थीटा बराबर मॉड, मॉड थोड़ा बना लेते हैं हम। अब यहाँ क्या है? B1 वेक्टर, तो B1 वेक्टर का वैल्यू लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग। ठीक ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, B1 वेक्टर का वैल्यू कितना है? आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, ब्रैकेट क्लोज, डॉट, ये हो गया डॉट, ये हो गया डॉट, B2 वेक्टर दिया है दोस्त 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, यही दिया हुआ है। ठीक है, फिर एक लाइन खींचा आपने। अब B1 वेक्टर का मॉड निकालना है। ये आपने 10वें चैप्टर में सीखा होगा। अगर आपने मेरा 10वां चैप्टर नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिएगा। डॉट निकालना, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है यानी परिमाण कैसे निकाला जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपकी मैथ अच्छे से तैयारी नहीं है तो मेरे मैथ वाले प्लेलिस्ट में जाकर के सीरियल वाइज चैप्टर वाइज अच्छे से सीख सकते हो। बेसिक के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया हूं हर वन शॉट वीडियो में। ठीक है, हर वन शॉट वीडियो में। अब ध्यान से देखना दोस्तों, B1 वेक्टर का हमें मॉड निकालना है। तो कभी भी B1 वेक्टर का मॉड निकालना हो, चाहे A1 वेक्टर का मॉड निकालना हो, मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं? जो B1 का वैल्यू है
उसके गुणांक को हम रूट में लिख देते हैं स्क्वायर करके। ठीक है, अब आई वेक्टर का गुणांक यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 छुपा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर कर दो, फिर लगा दो प्लस। अब जे कैप जो है इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या छुपा है, 1 छुपा है, और माइनस है आगे में, तो -1 का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस लगाओ। यहाँ पे क्या है, के बगल में 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो, फिर लगा दो इनटू। अब उसी तरह B2 वेक्टर का करना है यहाँ पे इसका, तो क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों। फिर यहाँ पे आई के बगल में क्या है, 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। फिर क्या है, माइनस, पहले प्लस लगाइए फार्मूले का, फिर यहाँ माइनस है, तो -1 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जे के आगे कुछ नहीं है तो 1 है दोस्त। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस, के बगल में क्या है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। बताइए यहाँ तक क्लियर है। अब इसे सिंपल कर लिया जाए तो हो जाएगा cos थीटा बराबर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको डॉट निकालने हमें जहां तक उम्मीद है पक्का आता होगा। ठीक है, क्योंकि आपने मेरा वीडियो जरूर देखा होगा 10वां चैप्टर। अब आप देखिए, डॉट कभी भी जब निकालते हैं तो आई वाले का आई के साथ गुणा, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के साथ गुणा किया जाता है, याद रखिएगा। तो आई के सामने यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो क्या है, 1 छुपा हुआ है। ठीक है, और यहाँ क्या है, आई के बगल में 2 है, तो 1 और 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि आई के साथ गुणा कर रहे हैं हम, आई वाले का आई के साथ, तो 2 एकम 2 हो गया, और आई जो होगा खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आई और आई का जब डॉट निकालोगे, आई और आई जब डॉट में आएंगे दोनों, तो वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 लिखने की मल्टीप्लाई में जरूरत नहीं होती, इसका मतलब संख्या भर लिखेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद आता है जे कैप, और यहाँ भी है जे कैप, ये भी है माइनस में, ये भी है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देख लो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 1 1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस, और यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। चलिए, इसका काम हो गया। अब आते हैं डिवाइड के नीचे। अब डिवाइड के नीचे में क्या दिया हुआ है, अब दोस्तों डिवाइड के नीचे में क्या दिया है, √1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर को वजह से माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। फिर इंटू, अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वाह क्या बात है। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास, ऊपर में 6 7 7 और 2 9 हो गया, देख लीजिए आप जोड़ के, 6 3 9 हो जाएगा, ये हो गया 9। ठीक है, अब मॉड से बाहर आ गया, क्योंकि प्लस में 9 है, मॉड लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब रूट में कितना आ गया, यहाँ पे 11 आ गया, और यहाँ रूट में कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर है। अब आपको पता है रूट में 9 है तो बाहर निकल जाएगा 3 3 का 9 स्क्वायर बन के। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 9 बटे, अब 9 बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और इंटू में अभी भी 11 रह जाएगा। ठीक है, अब काटोगे तो कट जाएगा आसानी से, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो इतना आ जाएगा आपका। अब थीटा अकेला करना है, क्योंकि यही तो कोड है, तो कॉस को उधर भेजोगे, जब कॉस को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/√11। यही आंसर आ गया। अब बताइए बीच का कोड आसानी से निकाल पाओगे कि नहीं, एक चीजें एकदम अच्छे से क्लियर किया है, एकदम बेसिक से बताया है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ, कि अगर कार्तीय समीकरण के रूप में दिया हो तो कैसे बीच का समीकरण निकाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक पक्का प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब कार्तीय रूप दिया हो तो किस तरह से बीच का कोड निकाला जाए, ध्यान दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, जब भी आप इस तरह का कार्तीय समीकरण दिया होगा तो इसको हल करने के लिए इसका दिक् अनुपात निकालोगे। क्या निकालोगे, दिक् अनुपात। अब कहोगे दिक् अनुपात क्या होता है सर, तो दिक् अनुपात जो बटे के नीचे जो भी वैल्यू दिए हैं उन्हें दिक् अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिक् अनुपात। तो ध्यान दीजिए, आपके पास यहाँ पे जो पहला कार्तीय समीकरण दिया है रेखा, यानी -3 बराबर y-1 बटे 1 z-1 कार्तीय समीकरण क्या होता है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कार्तीय वाला जब सवाल आएगा। ठीक ना, चिंता मत करिए, अभी आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलिए, जितना बताते जा रहा हूँ आपको हर एक चीज धीरे धीरे क्लियर अपने आप होता जाएगा। ठीक है, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं हूं ना दोस्तों, हर एक चीज समझ आएगा। तो इसका हम पहले दिक् अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं, दिक् अनुपात। ठीक है, तो इसका दिक् अनुपात क्या होगा, ये जो नीचे वाले वैल्यू होते हैं उसे ही दिक् अनुपात कहते हैं। -3 -3 1 यही है दिक् अनुपात। क्या है, दिक् अनुपात। इसे बोला जाएगा A1, इसे बोला जाएगा B1, इसे बोला जाएगा C1। ठीक है, याद रखिएगा इसे A1 B1 C1। उसी तरह अगला जो है आपके पास क्या है, x+1 -1 बराबर y-2 बटे 2 बराबर z-5 बटे 5। ठीक है, तो अब इसका दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, दिक्
अनुपात, दिक अनुपात क्या हो जाएगा रे बाबा, -1:5, यही होगा। ये हो गया इसका दिक अनुपात। ठीक है मेरे भैया, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, पक्का क्लियर हुआ। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो अब बस फार्मूला रखना है, अब फार्मूले पे वैल्यू को पुटअप कर देना है। ठीक है, ये बनेगा आपका A2 B2 C2। ठीक है, अब फार्मूला क्या होगा ध्यान दीजिए, cos थीटा बराबर, इस बार फार्मूला होगा याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पूरा वैल्यू मॉड में रहेगा। किस में रहेगा, पूरा वैल्यू, फार्मूला ही पूरा मॉड में रहेगा, फार्मूला ही क्या रहेगा, पूरा मॉड में रहेगा मेरे भैया। ठीक है, अब फार्मूला क्या होगा ध्यान दीजिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड, अब नीचे में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, उसी तरह इंटू करके दूसरे रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब बताइए फार्मूला क्लियर हुआ, लिखने में भी दिक्कत नहीं होगा, याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा, बड़ा आसान है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, वैल्यू पुटअप कर देना है भाई। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप कर दिया जाए, कर दिया जाए। अब वैल्यू को पुटअप कर दिया जाए। तो अब दोस्तों वैल्यू पुटअप करने से पहले ये बात बता दिया जाए कि ये जो आपका होगा, ये होगा A2, ये होगा B2, ये होगा आपका C2, उसी तरह ये वाला होगा A1 B1 C1। यहां तक क्लियर है, ये आपको वैल्यू दिया है, यहीं पे पुटअप करना है हमें। तो A1 का वैल्यू कितना है, -3 इंटू A2 कितना है आपके पास, -1। ठीक है, प्लस B1 कितना है आपके पास, 1 इंटू B2 कितना है आपके पास, 2 प्लस C1 कितना है आपके पास, 1 इंटू C2 कितना है आपके पास, 5। ठीक है, नीचे रूट में क्या हो जाएगा, A1 का वैल्यू कितना है आपके पास, -3 का स्क्वायर प्लस B1 का वैल्यू कितना है आपके पास, 1 का स्क्वायर, C1 का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर, डॉट अगले रूट में क्या आ जाएगा, A2 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर मॉड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 प्लस 5 एकम 5। फिर नीचे क्या हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, डॉट यहाँ पे क्या है आपका, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 50 25 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है नहीं, पक्की बात बताइएगा, पक्की बात मानो कि यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई तो अब आगे देखिए, आओ देखो जरा आगे आगे होता है क्या। 3 2 5 5 5 10 हो जाएगा, और अंदर में क्या हो जाएगा, रूट में 11 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रूट में 30 हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए, यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। दोस्तों 11 तो बाहर निकलेगा नहीं, 30 भी बाहर निकलेगा नहीं, 30 भी बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है, अब 30 भी बाहर निकलेगा नहीं, तब आप करोगे क्या, आप करोगे दोस्तों सीधे 10 लिखो और नीचे में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 11 तिया 33 यानी 330 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया। अब थीटा बराबर सीधे सीधे हो जाएगा कॉस इनवर्स 10 बटा रूट में 330, यही आपका आंसर आएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं। अब बताइए, आप ईमानदारी से दिल से बताइए, किडनी फेफड़ा गुर्दा सबकी कसम खा के बताइए दोस्त। ठीक है, अगर जल्दी से कसम खा के सही सही बता देते हो तो तुरंत क्रिस का गाना सुना देंगे। सुनेगा क्रिस का गाना, पक्का। चलो तब तो यहाँ तक बताइए क्लियर हुआ या नहीं। पक्की बात मानो कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एकदम निपटा दोगे, पक्का ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब दोस्तों दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो 2025 के कोड नंबर IX में पूछा भी गया है दोस्तों, बहुत ही वायरल बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। और ए वाला 2025 के कोड नंबर IZ में पूछा गया है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, यूपी बोर्ड में। अब ध्यान से देखो दोस्तों, अब बड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, सवाल की वैरायटी क्या है। इस बार सवाल क्या कह रहा है कि कार्तीय समीकरण के रूप में अगर दिया है तो इसे सदिश समीकरण में लिख के दिखा दो, यानी इसका सदिश समीकरण ज्ञात करके दिखा दो। और उसी का उल्टा सवाल कर दिया है यहाँ पे आपको सदिश समीकरण यानी समीकरण और बिंदु के रूप में दिया है और कार्तीय समीकरण में लिख के दिखा दो। कितना सिंपल सवाल है, अभी आप देखना मजा आ जाएगा आपको। अब ध्यान से आप बताता हूं, अब ध्यान से देखो। सबसे पहले तो कार्तीय समीकरण में जब दिया हो तो इसे सदिश समीकरण में कैसे लाया जाएगा उसे देखो। सबसे पहले जब आप सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो पहले तो जो कार्तीय समीकरण में दिया है उसे लिख लो। क्या दिया है, x - 5 बटा 3 y + 4 बटा 7 बराबर z - 6 बटा 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको करना क्या है
कि ऊपर में देख लीजिएगा कहीं प्लस तो नहीं है, अगर प्लस है तो इसे माइनस बनाना होगा। क्यों? क्योंकि कार्तीय समीकरण का जो फार्मूला होता है वो माइनस में दिया होता है। यानी जैसे फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए, x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी। ठीक है, तो पूरा वैल्यू माइनस में ही रहता है कार्तीय समीकरण का, तो हम प्लस में क्यों लिखेंगे? हम प्लस में तब जब जब पूरा फार्मूला ही कार्तीय, अगर हमारा जब फार्मूला ही पूरा माइनस में दिया है कार्तीय समीकरण का ऊपर वाला, तो हमें यहां से अगर सदिश रूप में लाना होगा तो इन सभी को पहले माइनस में करना होगा। ठीक है, तो ये तो पहले ही से माइनस में है, तो इसको जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। चल बेटा उतर जा। ठीक है, y ये प्लस है तो प्लस को हम 2 बार माइनस लिख सकते हैं, हाँ या ना में जवाब चाहिए। अगर आपकी मैथमेटिक्स तेज होगी तो आप ऑटोमेटिक समझ पा रहे होंगे कि हाँ माइनस माइनस प्लस होगा, यानी प्लस को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा z माइनस 6 बराबर 2, यहाँ तक के लिए बटे 2, यहाँ तक क्लियर है। जब यहाँ तक आप लिख लोगे मेरे भाई, तो याद रखना मेरी बात को कि ऊपर वाला जो वैल्यू है, यानी ये जो 5 है, ये 5 कौन है आपका, x1 के जगह पे है। ये जो -4 है किसके जगह पे, y1 के जगह पे। ये जो 6 है ये किसके जगह पे, z1 के जगह पे है। ये जो वैल्यू होता है ए का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है? ए वेक्टर का। किसका वैल्यू होता है दोस्तों? ए वेक्टर का। ध्यान से सुनते जाइएगा। तो ए वेक्टर आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ क्या है 5 है ना, तो क्या हो जाएगा 5 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ए माइनस जो है इसको नहीं उतारना है यहाँ पे। ठीक है, डबल माइनस रहेगा तब उतारना है। जैसे यहाँ डबल माइनस है तो ये फार्मूले वाला माइनस हो गया और ये वाला माइनस यहाँ उतर जाएगा, तो 4 जे कैप के लिए हो जाएगा, और ये वाला किसके लिए हो जाएगा, जेड वाला के कैप के लिए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 है लेकिन एक बार माइनस है, तो ये तो फार्मूले का माइनस है, इसका मतलब क्या है, ये प्लस में है। 6 के कैप। मजा आया? क्लियर हुआ? अब आती है बारी बी वेक्टर की। तो बी वेक्टर जो होगा वो नीचे का जो वैल्यू दिया है ये बी वेक्टर होता है, यानी 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, अब आती है बारी सदिश समीकरण का फार्मूला। तो सदिश समीकरण का फार्मूला क्या होता है, आर वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, यही होता है। अब यहाँ पे आपका फार्मूला हो जाएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर के जगह पे कितना है आपका 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। चल बेटा जल्दी से लिख दे। अब यहाँ बी वेक्टर कितना है आपके पास, 3i प्लस 7j प्लस 2k। सवाल खत्म। कितना इजी है। इतने सिंपल से सवाल करने पे आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल सकता है। इतना सिंपल सा चीज करने पे आप अच्छा खासा मार्क्स अर्न कर सकते हो। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है चैप्टर मेरे भाई, बात मानो। बस लॉजिकली थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ेगी, बस थोड़ा सा सेंस लगा लोगे, हल्का सा मेहनत करके ये चैप्टर तैयार कर सकते हो। बात समझ आएगी नहीं? पक्का? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जस्ट उल्टा कर दिया। अगला सवाल क्या कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया। अब ध्यान देना, एक बात और बता देता हूं कि याद रखना, ये जो ए वाला है वेक्टर, ये जो बिंदु है, ये जो ए वेक्टर का जो बिंदु रेखा है, बिंदु रेखा वो बी वेक्टर के समांतर होके जाती है। बी वेक्टर से क्या होती है, समांतर गुजरती है। बी वेक्टर से क्या होती है, समांतर गुजरती है। वही सवाल यहाँ पे घुमा फिरा के पूछ दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु इतना से गुजरने वाली तथा सदिश इतने के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण लिखिए। यानी ये हो गया समांतर रेखा, इसका मतलब साबित हो गया कि बी वेक्टर बनेगा। और जब बिंदु लिखा हो वो क्या बनता है, ए वेक्टर बनता है। क्या बनता है, ए वेक्टर। तो ध्यान से समझो, जब यहाँ पे सॉल्व करोगे मेरे भैया, तो यहाँ पे आपका ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 3 आई कैप, यहाँ -2 है तो क्या हो जाएगा -2 जे कैप। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ फिर क्या हो जाएगा, यहाँ -5 है तो यहाँ हो जाएगा -5 के कैप। ठीक है, ये जो है, ये जो बिंदु रेखा है दोस्तों, इस सदिश के समांतर होकर के गुजर रही है। तो सदिश इतना के समांतर होकर गुजरेगी। जब भी इस तरह से लिखा हो सदिश इतना के समांतर होकर गुजरेगी, सदिश इतना के समांतर होके गुजरेगी, तो ये जो सदिश होगा ये बी वेक्टर का काम करेगा। किसका काम करेगा, बी वेक्टर का। ध्यान देते रहिएगा, किसका काम करेगा दोस्त, बी वेक्टर का। कितना है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। यही है। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? पक्की बात मानो कि यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब बताइए, कार्तीय समीकरण लिखना है ना हमें। क्या लिखना है, कार्तीय समीकरण के रूप में लिखना है ना। तो कार्तीय समीकरण का फार्मूला क्या होता है, x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटा सी। अब आप ध्यान दीजिए, बी वाला जो वैल्यू होता है वो नीचे का होता है और ए वाला जो वैल्यू होता है ऊपर के लिए होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस फार्मूले का x1
x1 का मतलब यहाँ पे है i के बगल वाला x1 होता है, y1 का होता है j के लिए, z1 किसके लिए, k के लिए, ठीक है। तो ऊपर का वैल्यू लिखना है तो a को पकड़ना होगा, ठीक है। तो x1 की जगह पे क्या हो जाएगा 3 बटे a की जगह पे क्या हो जाएगा, a b वाले का जो ये 3 है, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, सब कुछ समझ जाओगे। y माइनस y1 क्या होगा, ऊपर वाले का जो a वैल्यू है -2, क्या होगा -2, ये यहाँ पे ये जो -2 होगा ये जो -2 होगा ये y1 की जगह का हो जाएगा, और b कौन बनेगा, a वाला, तो क्या हो जाएगा 2 बराबर, फिर क्या हो जाएगा z, फिर माइनस z1 कितना है -5, तो क्या हो जाएगा -5, और c की जगह पे क्या हो जाएगा -2। यहाँ तक क्लियर है। अब इसे सही तरीके से थोड़ा सा लिख दोगे तो आपका आ जाएगा x - 3/3 बराबर y माइनस माइनस बच्चा प्लस हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा z, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 बटा -2, ये हो गया कार्तीय समीकरण के रूप में। अब बताइए इस तरह का भी सवाल क्लियर हुआ या नहीं? की बात मानो कि इस तरह का सवाल आएगा तो एकदम दहाड़ दोगे, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन की। कह रहा है दिखाइए कि रेखाएं इतना और इतना परस्पर लंब है। ये सवाल से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला सवाल है, जो कि 2019, 2020, 2024 में पूछा गया। 2025 में इस सवाल को टच नहीं किया गया, इसे जानबूझ के स्पेस दिया गया ताकि 2026 में पूछा जा सके। ये आने का चांसेस 100% है, आप बात मान लो, ठीक है। तो परस्पर लंब वाला जो सिंपल वाला सवाल जब हम सीख लेंगे तो ये हाई लेवल का जो थोड़ा सवाल है इसे भी आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम परस्पर लंब की थोड़ी सी थीम को समझ लेते हैं। ये दोनों परस्पर लंब रेखा है या नहीं, कैसे पता लगेगा? अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले जब आप इसे हल करोगे तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। आपके पास जो कार्तीय समीकरण पहला वाला दिया है x - 5/7 बराबर y + 2 बटे -5 बराबर z/1, इसका पहले आप दिक अनुपात निकाल लो। क्या निकाल लो? दिक अनुपात, दिक अनुपात, ठीक है। क्या होता है आपको पता ही है, a1 आपको पता ही है पहले वाले के लिए क्या होगा, नीचे वाले को ही दिक अनुपात कहते हैं, और दो ठो कार्तीय समीकरण है इसलिए इस नीचे वाले का नाम दे देते हैं a1, b1, c1। तो a1 का वैल्यू कितना है 7, b1 का वैल्यू कितना है -5, c1 का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। उसी तरह दूसरा जो कार्तीय समीकरण है आपके पास क्या है, x/1 और क्या है y/2, फिर क्या है z/3, यही दिया है। तो इसका जो दिक अनुपात होगा यानी a2, b2, c2, वो क्या होगा दोस्तों 1, 2 और 3। अब ध्यान से समझिए। अब ये जो दिक अनुपात दिया है याद रखिएगा, अगर परस्पर लंब होंगे, परस्पर लंब रेखाओं का दिक अनुपात जो होगा वो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये जो कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, अगर ये परस्पर लंब है तो क्या होगा कि इनके दिक अनुपात क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 क्या होगा 0 होगा। हल करने पर क्या होगा, हल करने पर 0। तो आइए हल करके देख लेते हैं कि हमारा वैल्यू 0 आता है या नहीं। तो a1 का वैल्यू कितना है आपका, a1 का वैल्यू है 7, फिर गुड़े a2 की जगह पे कितना है आपके पास, a2 की जगह पे 1, फिर प्लस, ठीक है, फार्मूले का प्लस, b1 की जगह पे कितना है आपका -5, माइनस का 5, फिर गुड़े आपका b2 की जगह पे कितना है 2, फिर क्या हो जाएगा प्लस, फिर c1 की जगह पे कितना है 1, फिर गुड़े c2 की जगह पे कितना है दोस्तों आपका, c2 की जगह पे है 3, ठीक है। आइए हल करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हल करके चेक करेंगे तो 7 एकम 7, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, ठीक है, प्लस में। तो 3 और 7 हो जाएगा 10, और 10 में से 10 घटाओगे तो आ जाएगा 0, यानी अतः यह परस्पर क्या है, लंब है। इसका मतलब क्या है, ये जो दिया गया दोनों कार्तीय समीकरण है ये जो है परस्पर क्या है, लंब है, ठीक है। तो लंब का मतलब होता है कि इतने के बराबर 0 आना जरूरी है।
समझ आए मेरी बात है? लंब होने का मतलब, परस्पर लंब होने का मतलब क्या होता है? रेखाओं का जो दिक् अनुपात होता है वो बराबर कितना होना चाहिए? हल करने पर 0 होना चाहिए। अब बताइए इस तरह का समीकरण, अब बताइए इस तरह का सवाल आएगा तो क्या आपका, अब बताइए इस तरह का सवाल आएगा तो क्या आपको कठिन लगेगा? बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, इजी तरीके से कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे फंसाने के लिए एक सवाल इस तरह का दे सकता है, ठीक है? तो इस सवाल को बड़ी सतर्कता पूर्वक आप एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी लगेगा। आप बिल्कुल ये मत देखिए कि कितना खचर पचर टाइप का दिया हुआ है, लेकिन बहुत इजी बना दूंगा मैं हूं ना, आप बस देखते जाइए। तो इस सवाल का जब जवाब देना होगा तो आधा सवाल तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा, आधा सवाल तो ऐसे ही आपको देख के ही समझ आ गया होगा। कह रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए जब ए और ए परस्पर क्या हो? लंब हो। यानी पहले ही बता दिया कि ये दोनों क्या है? आपस में लंब है। इस स्थिति में पी का मान बता दीजिए क्या होगा। तो आपको मैं जो कह रहा हूं ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप दिक् अनुपात निकालिए। जब भी आपको परस्पर लंब जैसे शब्दों का जिक्र करे तो आप दिक् अनुपात पहले निकाला करिए, ठीक है? उसके बाद जो होगा होगा। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले जब आप इसे सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो सबसे पहले आप पहला समीकरण लिखो, क्या है? 1 माइनस एक्स बाई 3। ये जो समीकरण है ना, समीकरण में भी खेल खेला है, मैं अभी बताऊंगा क्या खेल खेला है, ठीक है? यही तो असली खेल है। बाकी तो सवाल बहुत इजी है, जैसे पहले किए वैसा ही है, ठीक है? ये दिया हुआ है। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब मैं कार्तीय समीकरण का फार्मूला लिखा रहा था तो क्या लिखाया था? याद है आपको? x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी, यही लिखाया था। अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो x है, x, ये जो x है इस तरफ है या उस तरफ है? तो जाहिर सी बात है इस तरफ है। और ये जो है ये तो कोई वैल्यू होता है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैल्यू इधर हो गया है, x पीछे हो गया है, जानबूझ के ऐसे फंसाया है। तो आप क्या करोगे जब इसको पलटोगे? अगर बीच में माइनस है, अगर माइनस नहीं होता तो पलटने पे कोई फर्क नहीं पड़ता चिन्ह पे, लेकिन जब इसे पलटोगे x को पहले लिखोगे और 1 को पीछे लिखोगे तो x देखो जो माइनस में था वो प्लस में हो गया और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। इसका मतलब तुमने माइनस कॉमन लिया है। क्या लिया है? माइनस कॉमन। तो हम क्यों ना माइनस नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी तरह यहाँ पे क्या है? 7 है, यहाँ 14 है। अब बताओ y यहाँ है, ठीक है? क्या यहाँ y में इंटू में कोई वैल्यू है? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे y में इंटू में वैल्यू है 7, तो 7 को हटाना पड़ेगा, तो 7 को कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं 7 को कॉमन लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा? y माइनस 7 दूनी 14 यानी 2 बचेगा, और नीचे में क्या है? 2p बराबर z माइनस 3/2, क्योंकि ये पहले ही से ठीक है तो इसको क्यों चेंज करेंगे? नहीं करेंगे ना भैया। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, तो x माइनस 1 बटे माइनस 3 बराबर ये जो इंटू में 7 है इसे आप चाहो तो y माइनस 2 बटे 2p बटे 7 लिख सकते हो। ये 7 क्या होगा? इस बटे के नीचे आ जाएगा। समझ आई मेरी बातें? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बराबर में क्या है हमारा? z माइनस 3 बटे 2। अब हम यहाँ से अनुपात निकाल सकते हैं, तो दिक् अनुपात यानी a1 कॉमा b1 कॉमा c1 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? -3 कॉमा 2p बटे 7 कॉमा 2। चलिए एक ठो तो हो गया। अब उसी तरह दूसरा वाला निकाल लेते हैं। तो दूसरा वाला हमारे पास क्या दिया है? समीकरण पहले लिख दूं मैं, यहाँ पे कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए, ठीक है? तो हमारा दूसरा वाला क्या है दोस्त? हमारा दूसरा वाला तो हमारा दूसरा वाला क्या है दोस्तों? यहाँ पे 7 माइनस 7x बटे 3p बराबर फिर क्या है? y माइनस 5 बटे 1, फिर क्या है? 6 माइनस जेड बटे 5। चलिए इसको थोड़ा सिंपल कर लें, 7 कॉमन ले लें, 7 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या? 1 माइनस एक्स, और नीचे में क्या बचेगा? 3p। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? फिर क्या हो जाएगा? y माइनस 5 बटे 1, ये तो ठीक है। ये जेड पीछे हो गया है, 6 आगे हो गया, माइनस है, तो अगर हम जेड को आगे ले आएंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो जेड पॉजिटिव में हो जाएगा और 6 माइनस में हो जाएगा, और माइनस जो कॉमन लिए हो नीचे लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अगर देखा जाए तो अभी भी हमारा सिंपल नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी 7 इंटू में है, इंटू को नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं साथ में, देखिए 1 माइनस एक्स है, एक्स को अगर पहले ले आएंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स पहले लिख रहा हूँ, 1 पीछे लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है? 3p, और जो इंटू में 7 था वो नीचे आ गया, और इसको पलटने की वजह से, इसको क्या करने की वजह से, x आगे लिखने की वजह से 1 पीछे लिखने की वजह से क्या हो गया? निगेटिव आ गया, ठीक है? याद रखिएगा, भूलिएगा मत कि कहाँ से आया, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? अब बताइए यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तब क्या करेंगे हम लोग? अब दोस्तों यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो आप क्या निकाल देंगे? इसका दिक् अनुपात निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? दिक् अनुपात
बात देख रहे हो कितने बड़े बड़े सवाल को कितने इजी तरीके से कर दे रहा हूँ। जैसे इस तरह के सवाल को कर लोगे तो इसके बाद का जो सवाल आएगा वो आएगा न्यूनतम दूरी निकालने वाला, बीच की न्यूनतम दूरी। वही सबसे ऐसा सवाल है, वही एक ऐसा सवाल है जो आपको देखने में कठिन लगता है लेकिन मैं आपको आसान बना दूंगा। उसके बाद कोई ऐसा सवाल नहीं बचेगा जो इंपॉर्टेंट है, यानी सारा सवाल लगभग आपका हो जाएगा। तो आइए देखिए पहले इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दिक अनुपात हमारा A1 A2 कॉमा B2 कॉमा C2 बराबर क्या हो जाएगा, -3 P/7 कॉमा 1 कॉमा -6। चलिए ये हो गया। अब ये कह रहा है, पहले ही से बता चुका है कि ये परस्पर क्या है, लंब है। ये क्या है परस्पर भैया, लंब है। पहले ही हमें हिंट दे दिया है कि ये आपस में क्या है, परस्पर लंब है। तो यहाँ पे लिख देंगे परस्पर लंब रेखा के लिए, रेखा के लिए दिक अनुपात क्या होगा रे भाई, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। यही होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब A1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, A1 का वैल्यू है -3 इंटू A2 का वैल्यू कितना है भैया हमारे पास, A2 का वैल्यू है -3 P/7, यही दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, प्लस B1 कितना है भैया हमारे पास 2P/7 इंटू B2 कितना भैया, B2 बेटा आजा, कितना है 1 प्लस C1 कितना है हमारे पास 2 इंटू C2 हमारे पास कितना है -6। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 9P/7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2P/7 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है। नीचे कुछ नहीं तो एक समझ लीजिए। अब एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे क्या है 9P प्लस यहाँ पे क्या है 2P माइनस यहाँ 1 है। अब एलसीएम, अब यहाँ तो 7 है नहीं इसलिए 12 को उतार नहीं सकता। अब यहाँ पे तो 7, यहाँ पे 7 है नहीं तो क्या करेंगे दोस्तों, 12 उतारने के बाद 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार में 7 आएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए, एक अच्छा 6 की बातें हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो 7 को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, उधर जाके 0 हो जाएगा। बचा क्या 9P। अब बचा क्या आपका 9P और 2P मिलके कितना हो जाएगा दोस्तों 11P माइनस 12 सते 84 हो जाएगा बराबर 0। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्योंकि 7 उधर जाकर 0 हो चुका है। अब -84 उधर चला जाएगा तो 11P बराबर हो जाएगा प्लस में 84, तो P बराबर हो जाएगा 84/11। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, सवाल खत्म हो गया दोस्त। देखने में आपको थोड़ा सवाल लेंदी लग सकता है लेकिन बहुत ही इजी सवाल है। बताइए क्लियर हुआ। अब दोस्तों लंब रेखा वाला भी सवाल पूछेगा तो एकदम अच्छे से दहाड़ दोगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना दोस्तों, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, बीच की न्यूनतम दूरी वाले का। ठीक है, बहुत पॉपुलर बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, 100% पूछा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें 2 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। एक या तो आपको सदिश समीकरण दे करके बीच की न्यूनतम दूरी पूछ देगा, या तो आपको कार्तीय रूप दे करके पूछ देगा। तो कैसे करना है वो तो मेरा काम है बताना, बस आप ध्यान देते जाइए। सबसे पहले आप देखिए कि जब आपको सदिश समीकरण इस तरह से 2 ठो दिया हो, ध्यान से समझिए, तो न्यूनतम दूरी के लिए ए फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब कहोगे सर इसके अलावा भी न्यूनतम दूरी का फार्मूला है क्या, हाँ है। कब, जब यहाँ का आप देखो डेल्टा के बगल में जो ये वैल्यू दिया हुआ है ए वाला, और यहाँ म्यू के बगल में जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी कुल मिला के इसे क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं, एक को नाम देते हैं B1 और एक को नाम देते हैं B2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो वैल्यू दोनों सेम है, हाँ या ना। जब दोनों वैल्यू सेम होगा, कहने का मतलब क्या है कि आर वेक्टर बराबर क्या होता है आपका फार्मूला, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है कि नहीं। और एक आर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर होता है कि नहीं। एक को बोलते हो A1, एक को बोलते हो A2। और यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो दोनों का B सेम है, तो इसे B1 B2 ना बोल के दोनों को B ही रहने देंगे। जब B ही रहने देंगे तो उस दौरान फार्मूला ए वाला लगेगा। समझ आई मेरी बातें, यहाँ गलती से 1 लिखा गया है, ठीक है, 1 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आई मेरी बातें। अब कहोगे कि अगर ये B1 और ये जो अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर अगर ये दोनों सेम नहीं हुआ तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, आगे बताऊंगा, पहले इसे हम लोग कर लेते हैं। हल करते दौरान हमारा सबसे पहला काम होगा A1 A2 का वैल्यू पता लगाना। तो A1 हमारा क्या होता है पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं, ए वाला आपका A1 बनता है, यानी A1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा I कैप प्लस 2 J कैप माइनस 4 K कैप। ठीक है, उसी तरह A2 वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, उधर में देखिए क्या है 3 I कैप प्लस 3 J कैप,
फिर माइनस 5k कैप, यही है। अब यहाँ तक क्लियर है या नहीं, ईमानदारी से बताइए। और आपके पास ए हो चाहे ए हो, दोनों बी है और दोनों सेम है, तो b1 b2 लिखने की जरूरत है नहीं, केवल आप बी लिख दीजिए। बी वेक्टर आपके पास कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलिए, फार्मूले में कह रहा है पहले a2 में से a1 को घटाइए, ठीक है। a2 वेक्टर में से a1 को घटाइए और घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका b वेक्टर के साथ क्या कर दीजिए, क्रॉस निकाल दीजिए। क्रॉस कैसे निकाला जाए, डॉट निकालना तो सीख गए, अब क्रॉस कैसे निकाला जाता है ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग a2 वेक्टर माइनस a1 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a2 का वैल्यू कितना है पहले आप देख लीजिए, a2 का वैल्यू है आपके पास 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, फिर बीच में लगाइए माइनस। अब a1 का वैल्यू कितना है आपके पास, i प्लस 2j, बस देखते जाओ, आपको 100% मैं कह रहा हूं, बस आप देखते जाओ, आपको बस आप पूरे चीज को एकदम अच्छे से देखते जाओ, इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको हर जगह से ज्यादा बेहतर समझ आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। अब घटाने के बाद आपके पास जो वैल्यू मिलेगा a2 वेक्टर, अब घटाने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसे मैं लिख रहा हूं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, क्या दिया हुआ है, अब घटाओ। तो 3i में से एक i कैप घटाओगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये i क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3i में से एक i घटेगा तो कितना बचेगा, 2i कैप बचेगा कि नहीं। अब यहाँ प्लस में 3j कैप है, यहाँ प्लस है, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2j क्या हो गया, माइनस में हो गया, और ये 3j क्या हो गया, प्लस में हो गया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3j में से 2j घटाओगे तो 1j बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़े वाले तरफ का प्लस का लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे k वाले का k के साथ देखोगे तो यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ भी माइनस है, लेकिन ये वाला माइनस क्या कर देगा, माइनस और माइनस प्लस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा। तो 5 में से 4 घटाओगे तो बचेगा 1k, लेकिन चिन्ह बड़े वाले तरफ का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आपने निकाल लिया a2 माइनस a1 निकाल लिया, मजा आया, क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, आपको पता है दोस्तों, हमें करना है a2 माइनस a1 का हमें क्रॉस निकालना है, किसके साथ, b के साथ। तो कैसे निकाला जाएगा क्रॉस, आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे, बहुत ही इजी लगेगा, बस बात को सुनते जाइए। क्रॉस निकालने के लिए आप एक मॉड खींचिए इस तरह से, यहाँ पे लिखिए i कैप, यहाँ लिखिए j कैप, यहाँ लिखिए k कैप, ठीक है। इतना कर लेंगे या नहीं, पहले बताइए, कर लेंगे। अब बताइए क्रॉस के इधर में क्या है, a वाला है, और क्रॉस के उधर में क्या है, b वाला। तो इधर वाले का वैल्यू पहले लिखिएगा, इधर वाले का वैल्यू पहले लिखिएगा, और उधर वाले का वैल्यू बाद में लिखिएगा। तो वाले का वैल्यू लिखिए, आई वाले को आई के नीचे, जे वाले को जे के नीचे, के वाले को के के नीचे। तो ए वाले का यहाँ पे इसका जो आंसर आया है उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आई के नीचे क्या है, 2, फिर यहाँ जे के पास क्या है, 1, यहाँ क्या है, -1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह बी वाले का जब वैल्यू आएगा तो यहाँ बी वाले में क्या है, आई के बगल में 2, तो आई वाले को आई के नीचे, जे वाले को जे के नीचे, के वाले को के नीचे। आई के बगल में क्या है, 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, जे के बगल में क्या है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, के बगल में क्या है 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। अब बताइए यहाँ तक क्लियर है। अब इसका हम क्या निकाल देंगे दोस्तों, सिंपल सा क्रॉस निकाल देंगे। तो क्रॉस कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिए। आप पहले आई कैप लेंगे, फिर इस तरह से ब्रैकेट करिए। अब आई कैप को ध्यान से देखिए, मैं जो चीज बोल रहा हूँ उसे ध्यान दीजिए। आई जो है किस लाइन में है, इस लाइन में है आई, हाँ या ना, और इस लाइन में है, हाँ या ना। तो बचा कौन, ए वाला बचा। तो इसका गुणा ऐसे करेंगे, इसका इधर करेंगे और इसका इधर करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 कम 6, फिर फार्मूले का माइनस, फिर इसका इधर गुणा करेंगे 3 1 कम 3, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब आती है जे की बारी। तो जे उतारोगे, जब दूसरी वाली चीजों को उतारोगे तो यहाँ माइनस लगा के उतारा जाएगा। क्या उतारा जाएगा, माइनस लगा के। ये बात आपको पहले भी पता होगा क्योंकि आप मैथ के चौथे चैप्टर को किए होंगे, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, जे निकालोगे तो जे किस लाइन में पड़ रहा है। अब जे को देखो तो जे इस लाइन में आ रहा है और इस लाइन में आ रहा है, हाँ या ना में जवाब चाहिए। तो बचा कौन, ए वाला बचा और ए वाला बचा, यानी क्या बचा, 2 2 -1 6, यही बचा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसका इधर गुणा करोगे, 2 का 6 से कितना हो जाएगा, 2 का 6 से गुणा करोगे तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 छक 12, फिर इसका इधर गुणा हो जाएगा, 2 का -1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कम 2 हो जाएगा। उसी तरह जब आप के लोगे तो के इसमें पड़ेगा, इसमें पड़ेगा, तो बचेगा केवल ये वाला।
तो इसका इससे करोगे, पहले के लोगे तो प्लस लगा के किया जाता है के वाले को, ठीक ना, याद रखना। ध्यान रखना, पहला प्लस में लेते हैं, फिर दूसरा माइनस में, फिर तीसरा प्लस में, के वाले को प्लस में। अब के वाले में देखा जाए तो क्या हो रहा है, पहला अब 2 का 3 से गुणा करोगे, फिर फार्मूले का माइनस, फिर 2 का 1 से गुणा करोगे, 2 1 कम 2। चलिए ये तो हो गया काम हमारा। ये किसके बराबर आ रहा है हमारा, इसके बराबर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम भाई इसी का तो वैल्यू निकाल रहे हैं ना, क्रॉस का। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 आई कैप, 12 और 2 हो जाएगा 14, लेकिन माइनस की वजह से माइनस 14 जे। फिर क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, यानी प्लस का 4 के कैप। ये हमें मिल गया आपको A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं बताइए ईमानदारी से। अब फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखो तो यहाँ क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, टोटल का मॉड। तो टोटल का जब हम मॉड निकालेंगे, टोटल क्या क्या निकालेंगे, जब हम टोटल का दोस्तों मॉड निकालेंगे, सुनते जाइए मेरी बात, जब टोटल का हम क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, तो इसको रूट में ले लेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट में ले लेंगे। 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसे हल करोगे तो आपका आ जाएगा रूट में 9 9 81 प्लस 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, और माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। अब इसे जोड़ के लिख देते हैं, तो जोड़ के लिखने पे 293 इसका वैल्यू हो जाएगा। यानी हमने ये जो फार्मूला दिया है, इस फार्मूले का डी का ऊपर वाला वैल्यू निकाल लिया, रूट में 293। अब केवल बी का मॉड निकालना है, ठीक है। अब बी का हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो बी वाले का मॉड निकाल लेते हैं। बी वाले का क्या है वैल्यू हमारे पास, यही है ना, तो यह है 2, यानी यहाँ है 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब बताओ न्यूनतम दूरी तुमने कर लिया, क्या कोई दिक्कत आया, केवल और केवल यहीं पे आपको क्रॉस निकालना है, बस थोड़ा दिमाग लगा के, बाकी कोई गेम नहीं है सवाल में। आप फालतू का परेशान होगे, इससे कठिन कठिन सवाल तो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आपने हैंडल किया होगा, ठीक है। एकदम बच्चों जैसा सवाल है मेरे भाई, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, फार्मूला बस ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसे हल कर दो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 6 का स्क्वायर 6 के 36। आइए अब इसे जोड़ लेते हैं, तो आ जाएगा 293 रूट में, और इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कुल मिलाकर के 36 और 4 40 हो जाएगा, 40 और 9 49 हो जाएगा, ठीक है। तो 49 जाहिर सी बात है बाहर निकल जाएगा, 7 7 49 बन के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में 293 और यहाँ आ जाएगा 7, यही इसका न्यूनतम दूरी होगा। बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्लियर हुआ। अब आती है बारी आपके दिमाग में कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा, अब आपके दिमाग में अभी भी सवाल होगा कि सर ये जो बी वाला जो यहाँ पे सेम हो गया था, तो आपने ये फार्मूला लगाया, जब ये सेम न रहे तो कौन सा फार्मूला लगेगा। तो आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां तक आपको सबसे पहला काम करिए, इसे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए, फिर चलते हैं उस क्वेश्चन पे। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसी वैरायटी पे दोस्तों देखिए किस किस तरह से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, यहाँ पे टी और यस डाल दिया हूं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, लेमडा और म्यू ही समझिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा दे सकता है आपको दोस्तों, जिसमें आपको यहाँ का बी वाला वैल्यू अलग अलग कर देगा। जब बी वाला वैल्यू अलग कर देगा तो जाहिर सी बात है इस बी को आप b1 मानोगे और इधर वाले को क्या मानोगे, b2 मानोगे। तो आप बताओ, क्रॉस निकालना सिखाई दिया हूं, तो आप b1 और b2 का क्या क्रॉस नहीं निकाल सकते। तो अगर b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का अगर आप क्रॉस निकाल दोगे इन दोनों का, तो जो वैल्यू आएगा क्रॉस निकालने के बाद, आप ध्यान से सुनो मेरी बात, जो वैल्यू आएगा उसको साइड कर देना, ठीक है। a2 और a1 को घटाई लोगे, जैसे अभी घटाना सिखाया था, उसका भी कोई ना कोई वैल्यू आएगा, उन दोनों का यानी क्रॉस करने के बाद का जो वैल्यू आएगा और माइनस करने के बाद का जो वैल्यू आएगा, उनका डॉट निकाल देना। डॉट निकालना बताया हूं ना, डॉट निकाल दोगे तो ऊपर का वैल्यू मिल जाएगा, समझ आई मेरी बात है। और जो क्रॉस निकाला हुआ वैल्यू था वो नीचे रख करके उसका मॉड निकाल देना, जैसे ही निकालोगे आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसे आप ट्राई करोगे। अब आती है बारी कि सर अगर आपको कार्तीय रूप में दे दिया जाए तो कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करना, बाद में बहुत भयंकर पछताओगे, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन पे हाथ लगा रहा हूँ वो क्वेश्चन हर हालत में याद रखना, उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। अगर कोई टीचर आपको इतना दावे के साथ कह सकता ताल ठोक के कि इनमें से ही आएगा क्वेश्चन, तो आप बात तो मानिए, आप तो भरोसा तो कीजिए। ऐसा ही तो कोई कह नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मुझे 10 ऐसा तो है नहीं मुझे कि इस सीजन में पढ़ाने के बाद दोबारा मुझे पढ़ाना नहीं है, ठीक है, कुछ भी बक के चला जाऊं, नहीं।
कहीं ना कहीं मेरी बातों में सच्चाई है। आप एनालाइज करके देख लेना, जो मैं बता रहा हूं, जितने क्वेश्चन बताया हूं, इन्हीं वैरायटी में के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं आता है। ठीक है, अब आती है हमारी कार्तीय रूप की। तो आप खुद देख सकते हो 2022, 2023, 2024, 2025 के कोड नंबर आई वाई में है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो कोड नंबर डाल के, अगर आपके पास पेपर नहीं होगा तो गूगल पे जाके चेक कर लेना। ठीक है, अब आती है बारी की इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को कार्तीय रूप को बताइए। क्या अभी आपको शुरू के सवाल में क्या मैं सदिश रूप में बदलना नहीं सिखाया था? जब इस कार्तीय रूप को, कार्तीय समीकरण को सदिश रूप में बदल दोगे तो इसी में आ जाएगा ना, इसी तरह से। जब इस तरह से आ जाएगा तो फिर से अप्लाई कर लो ये वाला। अब समझ आया, क्लियर हुआ? अब बताओ ईमानदारी से ये चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं, समझ आया या नहीं? सब कुछ एकदम आसान तरीके से क्लियर किया ना मैंने। कहीं आपको ऐसा नहीं लगाना कि आपको कहीं रटना पड़ रहा है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगने दिया ना मैंने, महसूस नहीं होने दिया ना कि कहीं रटना पड़ रहा है। कौन कौन चाहता है कि मैथ साइंस का क्लास लाइव आना चाहिए सर? जरूर, क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में, जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, और अपने दोस्तों तक प्लीज वीडियो को प्लीज शेयर करिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए प्लीज। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे भी एक बार मौका दीजिए दोस्तों अपने हुनर को दिखाने का, फिर आप देखिए आगे आगे होता है क्या। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।